हाँ शुरू कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं बलवंत कुमार आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है बच्चों, इसके पहले जो हमने थोड़ा सा भौतिक पे चर्चा की थी, विज्ञान क्या है और विज्ञान की जो ब्रांचेस थी उस पर मैंने थोड़ा सा बहुत चर्चा की थी। आज जो है आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, जो हम लोगों को पढ़ना है कि जो भौतिक विज्ञान है इसकी कुल कितनी ब्रांचेस हैं। आपको इधर ये स्क्रीन पे पूरा बढ़िया दिख रहा है। सबसे पहले तो जो हमारी ये बेटा भौतिकी है, ध्यान रखो, ये क्या दिख रही है आपको, ये पूरी हमारी भौतिकी जो दिख रही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। भौतिकी जो है ये पहले तो एक प्रकार है जिसको मैंने बोला था चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोला था? चिरसम्मत। इसको इंग्लिश में मैंने क्या बताया था? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बताया था बेटा? क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो दूसरी भौतिक है बेटा उसको हमने क्या बोला था? आधुनिक भौतिक, जिसको हमने बोला था बेटा मॉडर्न फिजिक्स, या एक तरीके से कह सकते हैं हमने इसे बोला था ना कि एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो। ध्यान रखना इस चीज का बेटा। ये जो चिरसम्मत भौतिकी है, जो इसकी ब्रांच है, जो चीजें इसमें हम लोगों को पढ़नी है, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं या इसकी कितनी शाखाएं हैं उसको देखो आप लोग ध्यान से। ठीक है, इसमें जो इसकी शाखाएं बेटा, सबसे पहले है इसकी यांत्रिक भौतिकी। क्या है? यांत्रिक भौतिकी। दूसरा जो है वो है हमारा ऊष्मागतिकी। ध्यान देना, दूसरा क्या है बेटा? ऊष्मागतिकी। यांत्रिक भौतिकी में क्या पढ़ेंगे? ध्यान देना, यांत्रिक भौतिकी में हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? जैसे गति पढ़ना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या पढ़ना है इसमें? काइनेमेटिक्स, गति के समीकरण, न्यूटन के नियम। समझ में आया कि नहीं आया? और एक तरीके से ये जो पूरी यांत्रिकी भौतिकी होगी बेटा, ये हमारी टोटल किस पे होगी? न्यूटोनियन फिजिक्स पे। हमने बोला था कि आप चिरसम्मत भौतिकी को एक अपना नया नाम दे सकते हो, जिसका नाम क्या है? न्यूटोनियन फिजिक्स। क्या नाम है? न्यूटोनियन फिजिक्स। और इसका क्या नाम दे सकते हो बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखो भैया, जैसे और दूसरा जो इसकी ब्रांच है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऊष्मागतिकी। दूसरा क्या है भाई? ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी में आप समझते हो किसको पढ़ना है? यानी हम लोगों को टेम्परेचर से चीजें रिलेटेड काम करना है, जिसमें हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, समझ में आया? ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसमें प्रक्रम पढ़ेंगे, एक होगा समतापी प्रक्रम, एक होगा रुद्धोष प्रक्रम। ये सारी कहानियां जो है हम लोगों को किसमें पढ़ना है बेटा? ऊष्मागतिकी में। तीसरी चीज है बेटा विद्युत चुंबकत्व। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो हमारा विद्युत वाला पार्ट है बेटा वो अलग है और चुंबकत्व वाला पार्ट अलग है। यानी कि आपको यह ज्ञात हो कि यांत्रिकी ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन होता है वो हम कक्षा 11 में कर लेते हैं। यानी यांत्रिकी भौतिकी कक्षा 11 के फर्स्ट पार्ट में पूरी की पूरी यांत्रिकी भरी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट होती है बेटा कहां से? ऊष्मागतिकी से। और उसमें थोड़ा बहुत टॉपिक डाल दिया गया है किसका? दोलन तथा तरंगों का। ध्यान रखना, इसको मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, दोलन तथा तरंगों का। तो कक्षा 11 में मेन चीजें जो पढ़नी है बेटा वो पढ़नी है यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी और आपको दोलन तथा तरंगे। ध्यान रखना, ये पूरा कक्षा 11 में सिमट जाएगा। कंफर्म हो गया? इसी के जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं के चैप्टर्स बनेंगे, उन्हीं के पाठ का नाम दे करके जो है आपको समझाया जाएगा। अगला क्या है? जो हमारा विद्युत चुंबकत्व है और प्रकाशिकी है। देखो ध्वनि को भी हम थोड़ा बहुत कहां देखेंगे? कक्षा 11 में। ध्यान रखना, ध्वनि भी हमारा किस में रहेगा? इसमें लिखा ना ध्वनि विज्ञान। तो ये जो है दोलन तथा तरंग में ही आएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक है हमारा विद्युत चुंबकत्व और दूसरा है प्रकाशिकी। यानी कि ये जो टॉपिक होगा वो इंटर का फर्स्ट पेपर बनेगा और ये जो प्रकाशिकी है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट बन जाएगा। ध्यान रखना, यानी कहीं ना कहीं जो आपकी इंटर की भौतिकी है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कंफर्म हो गया कि नहीं? कितने पार्ट में बेटा? 4 पार्ट में डिवाइड है। कंफर्म हो गया? देखो ध्यान से, पहली चीज तो हमारी क्या है? विद्युत है और जिसमें चुंबकत्व तो शामिल है। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? हम पूरा प्रकाश पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? प्रकाश पढ़ लेंगे। और जो तीसरा है, समझ आया ना? तीसरे में और जो लास्ट पार्ट बचेगा उसमें हमारा आ जाएगा टॉपिक क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। समझ में आया कि नहीं आया? और सबसे मजे की बात क्या है कि इंटर में एक चीज और पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम होगा बेटा हमारा अर्धचालक। क्या नाम होगा? अर्धचालक।
बात समझ में आई? जो इसका एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, मॉडर्न का ही। कंफर्म हो गया कि नहीं? तो एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। कि पहली चीज तो आप लोग को मैंने बताया कि जो भौतिकी है बेटा, इसमें दो प्रकार है। एक हमारा क्या है बेटा, चिर सम्मत भौतिकी, दूसरा क्या है भाई, आधुनिक भौतिकी है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? और हमने बता दिया कि जो चिर सम्मत भौतिकी है इसके कितनी ब्रांच में है, यांत्रिकी है, ऊष्मागतिकी है, विद्युत चुंबकत्व है, प्रकाशिकी है, ध्वनि विज्ञान है, दोलन तथा तरंगे हैं। उसी तरीके से आधुनिक विज्ञान में क्वांटम यांत्रिकी है, परमाणु भौतिकी है, नाभिकीय भौतिकी है, अर्धचालक है। ये सारी चीजें इसमें हम लोग को पढ़नी है। कंफर्म हो गया? तो जो फिजिक्स की ब्रांच है, जो हमारा सिलेबस है, वो चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा से आगे चलते हैं। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा, कि जो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनके नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे, समझ आए ना? जो प्रमुख वैज्ञानिक है बेटा उन्हीं के नाम यहाँ पे लिखूंगा। और कुछ लिस्ट मेरे पास हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम हो कि आपको दिखाई ना दे, लेकिन मैं पढ़ के आपको लिख के बता देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कह सकते हैं कि जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी में अपना योगदान दिया है और उन्होंने क्या क्या चीजें डिस्कवर की है, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले आपको बता दूं, इधर दिख नहीं रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा। पहला जो लिखा है बेटा, वो लिखा है आर्किमिडीज। क्या लिखा है? आर्किमिडीज। ध्यान रखना, यहां पे हम लोग को पढ़ना है आर्किमिडीज। ये आर्किमिडीज की फोटो दिख रही है आपको, जो पहले हैं ये है आर्किमिडीज साहब। आर्किमिडीज ने क्या किया था, इन्होंने उत्प्लावकता का नियम दिया था, जिससे आप लोग देखते हो ना आज की जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं वो तैर रही हैं। अगर आर्किमिडीज ना होते, आर्किमिडीज का सिद्धांत ना होता, तो इतनी बड़ी बड़ी जहाजों को बनाना संभव नहीं था। जो पानी में चलती है, जो बहुत बड़ी बड़ी जहाजें हैं, किसके नियम पर आधारित होती हैं? जो चलती हैं वो उत्प्लावकता के नियम पर आधारित है। बात समझ में आई? और आपको पता होना चाहिए ये यूनान के थे। कहां के रहने वाले थे? यूनान के, ठीक है ना? आर्किमिडीज साहब ने जो रूल दिया था, आप लोग को पता होना चाहिए इनका सिद्धांत क्या कहता है, सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी जो वस्तु है जब द्रव में जाती है तो अपने समान बराबर भार को, मतलब भार के पानी को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। समझ में आया? दूसरी चीज, दूसरे साइंटिस्ट है, इन्हें भौतिक विज्ञान के जन्मदाता के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है बेटा गैलीलियो। क्या नाम है बेटा? गैलीलियो। और ये गैलीलियो आपको ये दिख रहे हैं, ध्यान रखना, ये कौन है? ये गैलीलियो है। मैं इसलिए थोड़ा बहुत इमेज लगा दिया हूं कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इस पर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ये गैलीलियो दिख रहे हैं, और गैलीलियो ने क्या किया था, जड़त्व संबंधी नियम दिया था, जिसे हम कह सकते हैं कि गैलीलियो ने सबसे पहले क्या बनाई थी, दूरबीन भी बनाई थी। समझ आया? दूरबीन के आविष्कारक किसको माना जाता है? गैलीलियो को। और ये रहने वाले कहाँ के थे? इटली के। आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर था, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुनर्जागरण काल के दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो जो पुनर्जागरण काल के दो वैज्ञानिक थे, उसमें सबसे पहले कौन थे बेटा हमारा? एक गैलीलियो को लिखते थे, और एक क्या बोलते थे? कॉपरनिकस। किसको बोलते थे? कॉपरनिकस। अगला देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर देखें तो अगले जो साइंटिस्ट का नाम है वो है क्रिश्चियन हाइगेंस। कौन है बेटा? तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं क्रिश्चियन हाइगेंस। और क्रिश्चियन हाइगेंस देख रहे हो, इनका जो चेहरा है आपको लग रहा होगा कि थोड़ा से लड़की टाइप में है, ठीक है? लड़की टाइप में है। लड़कियां देखने के बाद मजा आ जाती है ना। चलो देखो, लेकिन इनकी हेयर स्टाइल है, रुतबा है। यही बंदा था जिसने न्यूटन को अपोज कर दिया था। न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था, हाइगेंस आया नहीं। प्रकाश कणों के रूप में, कणिकाओं के रूप में नहीं चलता, प्रकाश तरंगों की भांति भी चल सकता है। ये कहने वाला, यानी न्यूटन को अपोज करने वाला यही व्यक्ति था, जिसका नाम क्या है? बोलो भाई। जिसका नाम हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड है, जिसने न्यूटन को अपोज कर डाला था। कोई दिक्कत तो नहीं है? कहानी बड़ी विचित्र है, रोचक है, ध्यान देना। अगला देखो ध्यान से, ये तो दिख ही रहा होगा, इसको पहचान रहे होगे। पहचानते नहीं हो भाई साहब? यही है सर आइजैक न्यूटन, श्रीमान सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या किया था, अगर कहा जाए सर आइजैक न्यूटन जो थे वो, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई, ठीक है ना? देखो ध्यान से, इन्होंने बताया कि जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, गति के नियम दिया, ठीक है ना? और इन्होंने परावर्ती दूरदर्शक का भी आविष्कार किया। और ये रहने वाले थे कहाँ के बेटा? इंग्लैंड के। और ये जो हमारे भाई साहब हैं, कौन? क्रिश्चियन हाइगेंस, ये कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे? इटली के। अगले जो हैं वो माइकल फैराडे हैं। कौन है बेटा? माइकल फैराडे, बड़ा खतरनाक प्राणी। एक साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ऑस्टेड ने बताया था कि कहीं भी विद्युत धारा होगी तो उसके आसपास
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का स्टेटमेंट, माइकल फैराडे आया बोल दिया क्या कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आप विद्युत धारा से चुंबकत्व का निर्माण कर सकते हो तो हम चुंबकत्व से विद्युत धारा बनाएंगे। और उन्होंने नियम दिया जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ध्यान रखना, यह माइकल फैराडे ने दिया था और इंग्लैंड के रहने वाले थे। समझ में आया? यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम देने वाले थे वो कौन थे बेटा? माइकल फैराडे थे। और माइकल फैराडे को यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, बेचारे बूढ़े से दिख रहे होंगे आपको, इधर दिख रहे हैं ना ये, समझ में? क्योंकि इससे ज्यादा मेरे पास फोटो नहीं मिली है और एक एक करके मैं सर्च करके इधर लगाया हूं। दूसरा क्या होने भाई, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है ना? एक है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, यानी कि ये जो मैक्सवेल थे इन्होंने काफी लंबी लड़ाई को, यानी ये जो मैक्सवेल साहब हैं, ठीक है ना, मैक्सवेल जो थे इन्होंने काफी लंबी लड़ाई को क्या किया था? एकदम शांत किया था। सुनना लड़ाई कहां शुरू हुई थी? न्यूटन ने कहा कणिका सिद्धांत, हाइगन्स ने कहा तरंग सिद्धांत। प्रकाश को लेकर ही बवाल हो रहा था, यानी कोई बोल रहा था प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, तो हाइगन्स आए उन्होंने कहा तरंगों के रूप में चलता है। बात समझ में आई? और जब मैक्सवेल आ गए इन्होंने सबके सिद्धांत को कंबाइन किया, सबके सिद्धांत को कंबाइन किया, समझ में? और कंबाइन करने के बाद 4 समीकरण निकाले। बात समझना? और 4 समीकरणों की सहायता से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। अर्थात इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों की भांति भी व्यवहार कर सकता है। और इनका जो एक्सपेरिमेंट आया बेटा उसका नाम दिया गया कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। मेरी बात समझना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बताने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट है उन कौन थे? माइकल फैराडे थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो माइकल फैराडे ने क्या बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, मैं बोलता हूं जिस समय उस समय आप लोग थोड़ा नोट करना, मैं अलग नहीं लिख रहा हूं। जब कोई बोलेगा कि जो इनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, क्या नाम था बेटा? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है ना? इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला कौन है देखो ध्यान से, चलिए एक बार कोशिश करता हूं, शायद आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, दिख रहा होगा ना? ठीक है चलो, हाँ ध्यान दो। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बेटा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, यानी प्रकाश एक विद्युत, ध्यान दो कि प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है ना? और ये कहां के रहने वाले थे बेटा? इंग्लैंड के। कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। कोई डाउट तो नहीं है? अगला देखो ध्यान से, जो अगले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। क्या नाम है? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। इनका नाम था हर्ट्ज, क्या कहते थे? हर्ट्ज। और हर्ट्ज ने बताया विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। मतलब क्या किया था कि मैक्सवेल के जो एक्सपेरिमेंट था इसमें उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प की थी। बात समझ में आई? अगले साइंटिस्ट का नाम है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, ये हमारे क्या हैं, कह सकते हैं ये भारतीय भौतिकविद हैं। कौन है? भारतीय भौतिकविद। और जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज कर दी थी। किसकी बात कर दे रहे हैं? अति लघु रेडियो तरंगे की। यानी इन्होंने कुछ ऐसी रेडियो तरंगे खोज की जिनका परास कम था, जिसका परास कम था, समझ में? और इन्होंने ही रास्ता दिया था मैक्सवेल को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कंफर्म हो गया? आगे देखो, डब्ल्यू के रांजन थे, डब्ल्यू के रांजन, और इन्होंने एक्स किरणों की खोज की। जब कोई पूछेगा कि एक्स किरणों की खोज किसने की, और ध्यान रखना कि डब्ल्यू के रांजन जो थे कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। बात समझ में आ गई? कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। एक बार आप लोग पूरा देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा होगा कि आर्किमिडीज ने क्या दिया था? उत्प्लावकता का नियम दिया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, और क्रिश्चियन हाइगन्स ने तरंग का सिद्धांत दिया था। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम दिया था, ठीक है? और माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और प्रकाश एक विद्युत तरंगों की भांति व्यवहार करता है, इसको बताया था। हेनरिक रुडोल्फ ने क्या बताया था? विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ में आया ना? देखो ध्यान से। अगला जो है बेटा ध्यान देना, अगले में क्या है? जे टॉमसन 1897 में विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति का जन्म हुआ था। 1897, ध्यान रखना, 1897 में, ठीक है?
विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई, क्योंकि इसके जो डिस्कवरर हैं कौन थे? इलेक्ट्रॉन आ चुका था। और जब इलेक्ट्रॉन आया तो काफी जो थ्योरियां थी उस पर इन्होंने काम कर डाला। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? और ये भाई साहब कहाँ के थे? कह सकते हो इंग्लैंड के हैं। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि विज्ञान की दुनिया में तहलका मचाने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम था? बोलो भाई। इन्होंने डाल्टन को झूठा साबित किया था। किसको? डाल्टन को। आगे देखो, मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, यानी इनका नाम था क्या? इनका नाम हम ऐसे बोलते थे मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, लेकिन नाम इनका खतरनाक है। देखो, मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, यानी इनके पति का जो नाम था, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ध्यान रखना, इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज। यानी ये वाइफ हस्बैंड दोनों ने मिल करके एक सिस्टम खोजा था जिसका नाम था रेडियम और पोलोनियम की खोज। ठीक है ना? कंफर्म हो गया कि नहीं? और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया था। बात समझ में आई? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। कोई बता सकता है रेडियो एक्टिविटी क्या है? हम लोगों को पता है क्या कि जब भी कोई पदार्थ होता है, समझ में आए? सबसे पहले इसके बारे में जो काम करने वाले थे उनका नाम था हेनरी बेकरल। क्या नाम था बेटा? हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने क्या बताया था कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, समझ में आया, वो क्या करते हैं? उसमें से हमेशा अल्फा बीटा गामा रेस क्या होती रहती है? निकलती रहती है, निरंतर निकलती रहती है। समझ में आया? बाद में पता चला कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने एक ऐसे पदार्थ की खोज की जो यूरेनियम से कई गुना तेजी के साथ रेडियो एक्टिव किरणों को निकालता था। यानी कह सकते थे अल्फा बीटा गामा रेस जो है वो बहुत तेजी के साथ निकलती थी। देखो ध्यान से, अगला क्या है? ये तो ऐसा नाम आ रहा है आपके सामने जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे, और एक बहुत ही प्यारा नाम है जिसका नाम क्या है? बोलो भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन। साइंस की दुनिया का सबसे भुलक्कड़ व्यक्ति था अल्बर्ट आइंस्टीन। ये भाई साहब बहुत जल्दी बोलते थे लेकिन हार नहीं मानते थे, कभी नहीं हार मानते थे। जानते हो, अंतिम समय में ऐसा आया कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इनको कल क्या करना है वही नहीं याद रहता था। तो इनको कल क्या करना है उस रूटीन को समझने के लिए बेचारे क्या करते थे? अपने बाथरूम में पहले ही लिख के चिपका देते थे। जैसे कल का जो शेड्यूल है वो आज पहले दिन बाथरूम में लिख के चिपका देते। जब बाथरूम में जाते सुबह सुबह तो सारी चीजें पढ़ लेते थे कि आज मुझे क्या क्या करना है। इतना भुलक्कड़ व्यक्ति जो था, साइंस के दुनिया का एक बहुत महान साइंटिस्ट बना, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दे करके नोबेल पुरस्कार हासिल किया। समझ में आया? ये थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, और इन्हीं का दिया हुआ समीकरण था E बराबर mc²। ध्यान रखना, आप लोग को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है ना? तो ये हमारे हैं, और इन्होंने प्रकाश वैद्युत नियम दिया और आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया। और ये रहने वाले थे बेटा कहाँ के? जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। ठीक है ना? लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता था किसी भी टॉपिक को लेकर के। जैसे किसी चीज को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल हार नहीं मानने वाला था। समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, जहां से ये पूरी बात तो समझ में आई होगी। हार तुमको भी नहीं मानना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी हार मत मानो। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक पोएम बहुत अच्छी ही पोएम, क्या सुने थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुने हो ना? आगे सुनना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, तुम्हारे लिए क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई तो करो कुछ नया करने का। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, और मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन खाली उनकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अच्छा ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन नहीं ना।
देखो ध्यान से, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसा प्राणी थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और इनका प्रयास यानी मरते दम तक इन्होंने साइंस पे काम किया। आगे देखो ध्यान से, अगले साइंटिस्ट का जो नाम है वो है विक्टर फ्रांसिस हाइंस। कौन है? विक्टर फ्रांसिस हाइंस। और इन्होंने कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। किसके बारे में? कॉस्मिक विकिरण के बारे में। और इनका जो जन्म स्थान था वो कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। ठीक है। आर ए मिल्टन, बहुत ही प्यारा नाम, आर ए मिल्टन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 बताई थी। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इन्होंने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसका जो है आवेश का माप किया था। जैसे आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति होती है वो सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। देखो फिर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। थॉमसन के बाद, जे थॉमसन के बाद कौन आगे? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा कि परमाणु का नाभिकीय निदर्श यानी परमाणु के अंदर की बातों को बताया और कहा परमाणु के अंदर एक और मूल कण होता है जिसका नाम प्रोटॉन है। इनके साथ लगे हुए थे गोल्डस्टीन और नाभिक की भी खोज कर डाली। कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही एटम पे अल्फा कणों की बमबारी की थी और सारी चीजें उसके बारे में बताई थी। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। आगे देखो ध्यान से, अगले हैं नील बोर। कौन है? नील बोर। नील बोर ने क्या किया? नील बोर ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया। यानी समझना ध्यान से, जब नील बोर उस समय आए जिस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका अरेंजमेंट लोग अपना अलग अलग बता रहे थे। कोई कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज के तरीके से होते हैं, कोई कह रहा था इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं, कोई कह रहा था इलेक्ट्रॉन उस तरह होते हैं। सबका अपना अपना मॉडल था। लेकिन नील्स बोर आए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या अरेंजमेंट होता है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इन्होंने बताया था कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। किसने बताया था बेटा? नील्स बोर ने। किसने बताया था? नील्स बोर ने। आगे देखो, नील्स बोर ने और यहां पे लिख दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु पे इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया था। यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की जो है क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन जो है कितना क्या कहते हैं अपनी एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो कितना उसका एक तरीके से प्रकाश उत्पन्न करता है, ये सारी चीजों के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन का चरित्र चित्रण जो है, समझ में आया? देने वाले कौन थे बेटा? नील बोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 12th का सिलेबस है और ये डेनमार्क थे, यानी डेनिश फिजिसिस्ट थे। अगले हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। समझ में आया? चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने क्या बताया था कि अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसको हम रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, जिसको किसके नाम जानते हैं? रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है, कह सकते हैं भारतीय भौतिकविद हैं। ये हमारे कौन है? भारतीय भौतिकविद हैं। अगला देखो, लुईस विक्ट दे ब्रोगली। जो लुईस विक्ट दे ब्रोगली हैं, इन्होंने द्रव्य की तरंग की प्रकृति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? द्रव्य की तरंग की प्रकृति के बारे में। और देखो, जब एक अंदर से जुनून सा जगता है जब कोई विज्ञान में भारतीय का योगदान होता है। आज हम दुनिया के जो है क्या कहते हैं केवल फॉरेनर साइंटिस्ट, इसमें देख रहे हो ना, मैक्सिमम जो है क्या दिख रहा है आपको? केवल फॉरेन, बाहर के हैं। भारत की बताओ, एक सीवी रमन से मुलाकात हुई और एक चंद्रशेखर वेंकट रमन से बात हुई है और किसी से ज्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई है। चलो देखो, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भारतीय भौतिकविद अपना योगदान विज्ञान के क्षेत्र में देता है। अभी आप लोग जानते हो जल्दी से ही। देखो अगला क्या है, मेघनाथ साहा। कौन है? मेघनाथ साहा। और मेघनाथ साहा भी भारत के रहने वाले हैं। देखो कितना अच्छा लगा, मेघनाथ साहा ने तापिक आयन के बारे में बताया और ये कहां के हैं? भारत के। कंफर्म हो गया। सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत अच्छी चीज है, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम संख्यांकी के बारे में बताया, ये भी भारत के रहने वाले हैं। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे इंडियंस ज्यादा काम किए हैं, उस चीज को आप लोग समझते रहो। देखो ध्यान से, अगला चलते हैं हम लोग। अगला कौन है? वुल्फगांग पाउली। पाउली का अपवर्जन नियम है। जब ये क्वांटम लोग चिल्ला रहे थे तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। मतलब क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती थी, जिसके लिए इन्होंने बताया कि कोई भी जो है क्या कहते हैं चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। किसका नियम था? पाउली का अपवर्जन नियम था। एनरिको फर्मी, इन्होंने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया। समझना ध्यान से, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन।
यानी जब नाभिक को तोड़ते हैं तो उससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा जो करती है वो तबाही मचाती थी। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में जो देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम था एनरिको फर्मी। क्या नाम था बेटा? एनरिको फर्मी। बात समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा मानना है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो देखो ध्यान से, अगला क्या है? वर्नर हाइजेनबर्ग इन्होंने क्वांटम का यांत्रिकी सिद्धांत दिया, और जिसे हम अनिश्चितता के सिद्धांत से नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया है, समझ में आया, कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, समझ में आया, वो हमेशा लेस आर इक्वल रहेगा किसके? h अपॉन 2 पाई या h कट अपॉन 2 पाई बोलते हैं। ये एक था किसका? बोलो भाई, बोलो। ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया ना? ये किसका है? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं ना? देखो अगला, अब इसमें क्या है भैया? पॉल डिरैक। कौन है? पॉल डिरैक। तो जो पॉल डिरैक जी हैं, इन्होंने क्या डिस्कवर किया है उसको ध्यान दो। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? आपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। समझ में आया? और उसके बाद पॉल डिरैक हैं ये इंग्लैंड के। दूसरा कौन है हमारा? एक तरीके से एडविन ह्यूबल। कौन है? एडविन ह्यूबल। इन्होंने प्रसारी विश्व का एक सिद्धांत दिया, यानी ब्रह्मांड का जो विस्तार हो रहा है उसके बारे में बताया। और उसके बाद अर्नेस्ट ऑरलैंडो हैं, अर्नेस्ट ऑरलैंडो, और इन्होंने साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया। और साइक्लोट्रॉन का काम जानते हो कि जो आवेश होता है उसको त्वरित करने के काम आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या, कौन है? लॉरेंस ने बताया कि जब भी कभी भी हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहीं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, उस क्षेत्र में किसी चीज को ले जाके रख दे तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, उसे हम लॉरेंस फोर्स के नाम से जानते थे। जिसमें हम लोग पढ़ते थे, फार्मूला याद होगा आपको, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ध्यान रखना, ये सब चीजें हम लोग को आएगी रास्ते में, ठीक है ना? फिर है बेटा जेम्स चैडविक, और जेम्स चैडविक ने किसके बारे में बताया था? न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला क्या है बेटा? हिडेकी युकावा। ध्यान रखो, हिडेकी युकावा ने नाभिकीय बलों के सिद्धांत दिया था। ठीक है ना? किसका दिया था? नाभिकीय बलों का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम, इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। समझ में आया कि नहीं? इनका तो सीधा सीधा भविष्यवाणी थी कि आने वाले टाइम में भारत देश को ऐसे विकिरणों से ढक दूंगा कि बाहर वाले चाहे जितना एटम बम मारे, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? अगर ये होते तो आज मिलिट्री वगैरह जो इतना नुकसान हो रहा, कोई नुकसान ही ना होता, लेकिन समय है। देखो ध्यान से। उसके बाद लेओ डोविक लैंडो इनका नाम था, और इन्होंने संघनित द्रव्य का सिद्धांत दिया। समझ में आया? और ये कहाँ के रहने वाले थे बेटा? रूस के रहने वाले थे। और इस तरीके से हमने कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में आज चर्चा की है और उनके सिद्धांतों के बारे में बात की है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कंफर्म हो गया कि नहीं? तो आप लोग को जहां तक मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कंफर्म हो गया। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है? और लगातार वीडियो को आप लोग जरूर देखते रहिए। ये हमारा पार्ट 2 है। अगला पार्ट 3 में जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रकृति में उपस्थित मूल बल। ध्यान रखना, जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, उसके बाद पढ़ना है प्रकृति में उपस्थित मूल बल। ध्यान रखो इस चीज को। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के आना, ठीक है? हम लोग को जो पढ़ना है इसके बाद, वो पढ़ना है प्रकृति में उपस्थित मूल बल। ये बहुत अच्छा टॉपिक होगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोग भैया ऐसे ही वीडियो को देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मजा करते रहो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है?